क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में हमारा अध्याय तीसरा है पदार्थों का पृथक्करण। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पदार्थ का पृथक्करण यानी अलग करना। यहाँ पे आप गौर करेंगे, पिक्चर दिया गया है। देखिए दूध से यानी दही से मक्खन अलग करना हो, चाय से चाय पत्ती अलग करना हो, पोहे से मिर्ची अलग करना हो, यानी पृथक्करण की कई विधियाँ हैं। यहाँ पे देखिए अनाज से पत्थर हटाना, और यहाँ पे निष्पावन। ठीक है, यहाँ पे देखिए यानी अनाज से भूसे अलग करना, वाष्पन हो गया, चालन हो गया। तो तमाम तरह की विधियाँ हमें इस अध्याय में अध्ययन करनी है। तो आइए इसके हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो उदाहरण लिखिए, हमें लिखना है। देखिए जितने भी मिश्रण होते हैं उसमें से अवयवों को, जो पदार्थ उसमें मिले होते हैं, उन्हें अलग करने की आखिर हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, यही बताना है हमें। देखिए यहाँ पे पहेली द्वारा यही सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। उत्तर देखिए, हमें किसी पदार्थ का यानी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया कि हानिकारक पदार्थ हो गए जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, उसको अलग करने की बात हो गई। ध्यान दीजिए कि कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनका हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? देखिए दो अनाजों का मिश्रण हो गया, आटे से चोकर निकालने की बात हो गई। ठीक है, और देखिए कई चीनी से अगर नमक मिला हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो कुल मिलाकर क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये आपका पूरा हुआ इसका आंसर। हानिकारक पदार्थों को अलग करना और दो उपयोगी पदार्थों को अलग करना, ताकि हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकें। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है। और हमें दो उदाहरण भी देना है, तो हम लिखेंगे चाय से चाय पत्ती अलग करना, अनाज से पत्थर के टुकड़ों को अलग करना। दो एग्जाम्पल हो गए। अगला सवाल हमारा देखिए दूसरा, निष्पावन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, ये रहा प्रक्रिया जिसे निष्पावन कहा जाता है। अनाज में भूसे जो होते हैं वो हल्के होते हैं, अनाज भारी होता है, तो हवा के वेग द्वारा उन भूसों को अलग करने की प्रक्रिया। ठीक है, हवा की दिशा की ओर ये सारे चले जाते हैं जो हल्के होते हैं भूसे, और अनाज नीचे आ जाता है। तो ये प्रक्रिया निष्पावन कही जाती है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, किसी मिश्रण के हल्के और भारी कणों को हवा के झोंकों से अलग करने की विधि ही क्या कहलाती है, निष्पावन विधि कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसान द्वारा अनाज से भूसे को अलग करने में किया जाता है। क्लियर हुआ आपका। अगला हमारा देखिए तीसरा है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। ध्यान देना है, पकाने से पहले। देखिए इसमें दाल की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं भूसे कंकड़, उसकी मात्रा कम होती है। तो उसको हम हाथ से चुनकर भी अलग कर सकते हैं। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, हस्त चयन विधि द्वारा। ठीक है, गेहूँ चावल दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कण पत्थर तथा भूसे के पृथक करने किया जाता है। ऐसी शुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत ही अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम हस्त चयन द्वारा पदार्थों को अलग कर सकते हैं पकाने से पहले। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए चौथा, छालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, छानन पृथक्करण की एक विधि है जिसमें मिश्रण के महीन कण छलनी के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं तथा बड़ी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो छलनी में रह जाती हैं, और इसका उपयोग भी हमें बताना है। ये तो विधि हो गई, समझ में आ गया। देखिए आटे से चोकर निकालना, आटा महीन होता है तो नीचे आ जाएगा और इसका बड़ा कण चोकर जो है उसमें रह जाएगा। चाय से चाय पत्ती निकालना, चाय बाहर निकल जाती है, चाय पत्ती उसी में रह जाती है। रेत से बजरी निकालना, रेत निकल जाएगा और बजरी उसमें रह जाएगी छलनी में। समझ में आ गया। तो वो छालन प्रक्रिया कही जाती है पृथक्करण की। अगला सवाल देखिए पांचवा, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। काफ़ी सरल है, आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, पेंदी में बैठ जाते हैं पात्र में, और निस्तारण विधि से जल को पृथक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये निस्तारण विधि है। मिट्टी का जल यानी मिट्टी और रेत का यहाँ पे तो नीचे बैठ जाएगा पेनी में, जल ऊपर आ जाएगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यही इसका उत्तर लिखेंगे, रेत और
रेत और जल के मिश्रण को रेत के भारी कण जो हैं तली में बैठ जाते हैं और इसे निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। समझ में आ गया? बस यही बातें लिख लेनी है। अगला हमारा देखिए 5-6 नंबर है, आटे और चीनी के मिश्रण को, क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आटा महीन होता है, चीनी थोड़ा उससे बड़ा होता है, तो हम छानन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमारा उत्तर ऐसे होगा, आटे तथा चीनी के मिश्रण को पृथक्करण के लिए हम छानन या चालन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें आटे के महीन कण बाहर निकल जाएंगे और चीनी छन्ना पत्र में रह जाएगा, छानन में रह जाएगा। तो इसे दोनों बाहर हम निकाल लेंगे। अगला देखिए 7 नंबर सवाल, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल मतलब होता है कीचड़ युक्त जल। तालाब से अगर कोई कीचड़ युक्त जल मिट्टी घुला हो तो उसमें से हम स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो हमें बताना है प्रक्रिया। प्रक्रिया काफ़ी सरल है। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यहाँ पे देखिए कौन सी विधि है, वो कही जाती है फिल्टर पत्र। ठीक है, फिल्टर पत्र विधि, उसे कहते हैं निस्यंदन विधि, यानी फिल्टर करना। फिल्टर करने को कहते हैं निस्यंदन विधि। समझ में आ गया? इसमें कागज़ के टुकड़े को हम कीप में डाल देते हैं तो सारा कीचड़ कीप में फंस जाएगा और स्वच्छ जल बाहर निकल जाएगा। पात्र में हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, पंकिल जल से स्वच्छ जल फिल्टर पत्र के उपयोग द्वारा निस्यंदन विधि से अलग करेंगे, जिसमें एक फिल्टर पेपर को मोड़कर उसके किप में रखते हैं और कीचड़ वाला पानी उस पर डालते हैं। कीचड़ जो है, सारा कीचड़ फिल्टर पेपर पर ही रहता है, जबकि साफ़ पानी जो है फिल्टर के पेपर से होकर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी तरीके से देखिए कीचड़ यहाँ पे आ गया और स्वच्छ जल नीचे आ गया। समझ में आ गया? तो यही आपका उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 8वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, धान के दानों को डांडियों से पृथक करने की विधि डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? देखिए धान के दाने जो है भारी होते हैं, डांडिया की होती है वो हल्की होती है। तो कैसे अलग करेंगे? तो उसे थ्रेसिंग द्वारा अलग करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? पीटा जाता है। देखिए यहाँ पे डांडियों को पीटा जाता है तो ये अलग हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया हमें लिखना है वहाँ पे थ्रेसिंग। तो ये आपका पूरा हुआ थ्रेसिंग। दूसरा है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। ध्यान देना है, कपड़े की बात की गई है तो उस पर मलाई रह जाती है, तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो कपड़ा जो है छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है, फिल्टर की तरह कार्य करता है, तो वो प्रक्रिया कही जाती है निस्यंदन, यानी फिल्टर करना। समझ में आ गया? क्योंकि कपड़ा काफ़ी बारीक महीन होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका फिल्टर करना, निस्यंदन। इसके बाद ग नंबर, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो वाष्पन प्रक्रिया हम लिखेंगे, वाष्पन प्रक्रिया। ठीक है, गर्म हो गए। देखिए गर्म करने पर क्या होगा, नमक जो है वाष्प बनकर पानी उसमें उड़ जाएगा और पेंदी में क्या बचेगा? नमक बच जाएगा। सूरज के प्रकाश में जल इसको छोड़ दिया जाता है धूप में, तो धीरे धीरे जल वाष्प हो जाएगा और पेंदी में सारा लवण यानी सोडियम क्लोराइड नमक उसमें बच जाएगा, साधारण नमक। तो हमें भरना है वाष्पन प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे जब पंकिल जल से स्वच्छ जल को हम अलग करेंगे तो हमने अभी देखा उसे फिल्टर करना कहा जाता है। ठीक, तो हम भरेंगे निस्यंदन, फिल्टर करना। इसके बाद सही और गलत का चयन करना है। पहला है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता। क्या हम फिल्टर द्वारा, जैसे कपड़े द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं? दूध और जल इसमें मिल गया हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अंगी मिश्रण होते हैं, इसके कण आपस में इतने घुल मिल जाते हैं, इसको हम नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, हम उसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जल में चीनी घुला हो तो उसको भी हम छन्ना द्वारा नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अगला है देखिए, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए निष्पावन विधि क्या होती है? ये रही निष्पावन विधि। अनाज जो है वायु के झोंके से हल्के उसमें बाहर चले जाते हैं और अनाज नीचे बैठ जाता है। तो ये नमक के चीनी का मिश्रण हम इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये हमारा गलत होगा। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन विधि द्वारा किया जा सकता है, जो बिल्कुल किया जा सकता है, छान कर हम उसे कर सकते हैं छन्ना पात्र द्वारा। अब इसके बाद देखिए, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तरण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। क्या ये सही है?
तो बिल्कुल सही है, इसे ओसाना भी कहा जाता है। तो ये सही होगा हमारा। इसके बाद 10 नंबर देखिए, जल में काफ़ी ध्यान से समझना है आपको। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलकर शिकंजी बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, तो इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे कि बाद में डालेंगे? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा, डालने के बाद कि डालने से पहले? तो देखिए, हम इसको कब चीनी डालेंगे? हम इसको बर्फ़ घोलने से पहले चीनी डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि बर्फ़ डालेंगे तो तापमान कम हो जाएगा, तो चीनी उसमें नहीं घुल पाएगी। ठीक है। तो घुलनशीलता तापमान पर भी डिपेंड करती है। ज़्यादा तापमान होगा तो किसी पदार्थ ज़्यादा घुलेगा। जैसे देखिए, ये पानी में अगर चीनी डालें तो वो घुल जाएगा, और ज़्यादा चीनी डालें घुलना बंद हो जाएगा। अगर उसको हम गर्म करने लगे, ठीक है, अगर उसको गर्म करने लगे चूल्हे पे, तो वो गर्मी से और ज़्यादा घुलने लगेगा। इसका मतलब है कि तापमान पर भी घुलनशीलता डिपेंड करती है। बर्फ़ डालेंगे तो तापमान कम पड़ जाएगा, तो उसमें नहीं घोल पाएंगे हम। तो इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे। देखिए, शिकंजी में बर्फ़ डालने से पहले चीनी को घोल लेना चाहिए, क्योंकि चीनी बर्फ़ डालने के बाद तापमान कम होने से नहीं घुल पाएगी। अतः बर्फ़ डालने से पूर्व अधिक चीनी घोलना संभव होगा, जो हमें बताना था। ठीक है, डालने से पहले या घोल डालने के बाद। तो आपका आंसर क्लियर हुआ ये? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।